नमस्ते दोस्तों। कल 3 दिसंबर था। 3 दिसंबर के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसी से संबंधित एक कोट है, इसमें कहा जाता है, जिंदा दिली की एक मिसाल बन जाते हैं विकलांग जब मेहनत कर जिंदगी बिताते हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने विकलांगता को अपने पूरे जीवन कभी भी बाधा नहीं बनने दिया और विश्व का एक सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक बनकर दिखाया है। ठीक है, तो इसी के लिए सबसे बड़ी बात है, कभी भी खुद पर विश्वास नहीं छोड़िए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। हर एक लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, बस खुद पे विश्वास रखिए और इसी से संबंधित आप मेहनत करते रहे जितना आवश्यकता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। आज 4 दिसंबर है और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ल्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे जो कि है बोलीविया। बोलीविया मेनली जो है वो साउथ अमेरिका का पार्ट है। इसकी दो राजधानी है, एक है सुक्रे, ठीक है, और दूसरा है लापाज। और यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे अमेजोन की सहायक नदी है, उसके बाद पिल्कोमायो इसकी है, पराग्वे नदी की भी प्रणाली वहाँ पे सिस्टम पाई जाती है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पर्वत भी हैं बोलीविया में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेवाडो सजामा, और भी महत्वपूर्ण पर्वत है। सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है भारत विकलांगता समावेशन और द्वारा की शक्ति। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल आया है मेनली 3 दिसंबर से संबंध आया, क्योंकि 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी था। ठीक है, विकलांगता दिवस था, विश्व विकलांगता दिवस, उसी संबंधित ये आर्टिकल आया है। तो विकलांगों के लिए क्या क्या बाधाएं हैं सामाजिक न्याय के लिए, तो सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्यों उन्हें जो देश के विकास में भागीदार बहुत कम बनाया जाता है। जो लोग सक्षम भी होते हैं कार्य करने के लिए, उन्हें बस विकलांगता के रूप में देखकर उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है। हर एक सामाजिक स्तर पे किसी भी जगह पे देखेंगे तो विकलांगों को बहुत ही अक्षम रूप में देखा जाता है। तो इसके समाधान के लिए भी अनेक प्रकार के सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें है एक स्पार्क प्रोजेक्ट। सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद ग्रामीण स्तर पे जो भी उसके प्रतिनिधि होते हैं उनको होना चाहिए कि जितने भी विकलांग हैं, जो सक्षम हैं, जो बेहतर कार्य कर सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जो भी आवश्यकता है उनको उस चीज को मुहैया कराना चाहिए, जिससे कि वो समाज के या देश के विकास में भागीदार बन सके। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और ये जो आर्टिकल है आज के द हिंदू के एडिटोरियल में है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ऑन रिक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री, जो अभी 3 नए कानून बनाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि एडल्ट्री को पहले डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, मतलब कि जो भी क्रिमिनल चार्जेस थे उसे हटा दिया गया था, परंतु फिर से इसे क्रिमिनलाइज किया जा रहा है जब 3 कानून बदले जा रहे हैं उसके कारण। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। क्या क्या पैनल का रिकमेंडेशन है, हर एक चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एडल्ट्री क्या होता है उसके बेसिक्स को भी समझेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है डिस इन्फॉर्मेशन इज अ मेजर थ्रेट टू डेमोक्रेसी, जो दुष्प्रचार है वो लोकतंत्र का और मीडिया की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि जो आजकल सोशल मीडिया पे लगातार जो न्यूज फैलाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड होते हैं। ठीक है, उसकी सच्चाई से बहुत बार तो ऐसे न्यूज आते हैं जिसकी सच्चाई से कहीं से भी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, कोई भी लिंक नहीं होता है। तो सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलीविया का लोकेशन डिस्कस करेंगे। बोलीविया गणराज्य जिसे आधिकारिक तौर पर बोलीविया के रूप में जाना जाता है, जो पश्चिम मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा, साउथ अमेरिका के पार्ट में है। एक स्थलबद्ध मतलब कि लैंडलॉक कंट्री है और इसकी राजधानी सुक्रे है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो शुक्रे है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राजधानी, संवैधानिक राजधानी शुक्रे है और एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी जो है लापाज है। तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा शहर और प्रमुख आर्थिक और वित्तीय केंद्र सांता क्रूज डी ला सियरा है, जो ललोनोस ओरिएंट्स पर स्थित है, जो बोलीविया के पूरब में स्थित अधिक सपाट क्षेत्र है। यह संवैधानिक रूप से एकतापूर्ण राष्ट्र है, जहां पे 9 प्रांत से विभाजित है, जिसकी भौगोलिक पश्चिम में एंडीज की चोटी से पूर्वी निचले इलाके में अमेजोन बेसिन के भीतर स्थित है, और यह उत्तर और पूरब में ब्राजील तथा दक्षिण और पूरब में पराग्वे। सभी चीजों को हम लोग मैप में देखेंगे। ठीक है, और दक्षिण में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली,
और उत्तर पश्चिम में पेरू द्वारा सीमाबद्ध है, ठीक है, लैंडलॉक है। तो देश का 1/3 हिस्सा जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख 3 नदियां हैं, तो जैसे उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूरब में अमेजोन की सहायक नदियां हैं, दक्षिण और दक्षिण पूरब में पिल्कोमाओ है, उसके बाद पैराग्वे नदी प्रणाली है, और पश्चिम में अल्टीप्लानो पर टिटिकाका और पूपो झीलों पर केंद्रित एक पृथक अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली है। तो याद रखिएगा टिटिकाका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोलिविया के जो है सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो नेवाडो सजामा है, जो लगभग 6542 मीटर या फिर 21,463 फीट है। और आगे भी कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है, जैसे इलिमनी, जाकू उमा, इलमपू। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। अब इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये बोलिविया का मैप है। यहाँ पे 2 राजधानियां, ठीक है, एक सुक्रे है, एक लापाज है। यहाँ देख सकते हैं ये एंडीज पर्वत है, ये लेक टिटिका का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है, ठीक है। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी इकट्ठा करके मुझे कमेंट में कीजिए क्यों ये महत्व रखता है। लेक टिटिका का लगातार न्यूज में रहते हैं, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग कंट्रीज को देख लेते हैं। जैसे इसके साउथ में अर्जेंटीना है, इसके साउथ ईस्ट में पराग्वे है, इसके ईस्टर्न पार्ट में ब्राजील और अमेजोन का जंगल है, अमेजोन फॉरेस्ट है। उसके बाद इसके नॉर्थ में ब्राजील है और इसके वेस्टर्न साइड में पेरू है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं पैसिफिक सी है, यहाँ पे चिली के बाद, ठीक है। साउथ वेस्ट में जहाँ पे पैसिफिक सी है उससे पहले चिली है। और ये याद रखिएगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा जो है वो इसके नीचे से गुजरती है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना से गुजरती है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें कहा जाता है, ये मेनली जो आर्टिकल है 3 दिसंबर को जो था वो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज था, ठीक है, विकलांगता दिवस था। इसी कारण आज ये न्यूज आया है कि विकलांग क्यों पीछे है और वे जो है वो देश के विकास में क्यों भागीदार नहीं है। तो हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह विशेष रूप से रविवार को मनाया गया। तो विकलांगता जो है वो एक पहचान और इकाई के रूप में कई कमजोरियों के साथ है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक कमजोरियों के रूप में मौजूद है, जो समानता के लिए कार्रवाई की संकल्पना करते समय प्रत्येक पहलू पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो 1.3 अरब लोग जो हैं, जो कि भारत की लगभग पूरी आबादी के बराबर हैं, किसी न किसी रूप से विकलांगता के शिकार हैं, ठीक है। उनमें से 80% जो विकलांग व्यक्ति हैं वो विकासशील देशों से संबंधित है, और इसके अलावा उसमें से 70% जो है वो किसी भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वर्तमान प्रणालियां जो है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई है और अंततः विकलांग लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गरीबी, शिक्षा और अवसरों तक पहुंच में कमी मिलती है, जिसके कारण अनौपचारिकता और सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के अन्य कारणों, अन्य रूपों का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे फॉर और बाय की बात की जा रही है। अंग्रेजी शब्दों के अनुसार फॉर का प्रयोग अक्सर तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कर रहा होता है, और वाई का अर्थ जो है वो कार्य करने वाले एजेंट के रूप में जाना जाता है। इसी के बारे में कहा जाता है कि दिस डिफरेंस इज क्रूशल व्हेन इट कम्स टू डिसेबिलिटी इंक्लूजन एज द अप्रोच इज कंप्लीटली डिफरेंट इफ इट इज वाई, persons with disability being a part of the process and not for them without them in the process, ठीक है। तो ये चीजें बस फॉर और बाई की बात की जा रही है कि किस तरह से विकलांगों को डेनोट किया जा रहा है। यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। जब विकलांगता समावेश की बात आती है तो यह अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। यदि यह विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके लिए नहीं है तो प्रक्रिया में उनके बिना है।
तो क्लियर कहा जा रहा है कि बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि सिस्टम में विकलांग लोगों का ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो या देश के विकास में कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकलांगों का भागीदारी हो। इसी की बात यहाँ पे फॉर और बाई के रूप में एग्जाम्पल देके समझाया गया है। तो आगे का मामला जो कहा जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन के अनुसार कहा जाता है कि शुरुआत में विकलांग व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था में शामिल करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 3 से 7% के बीच बढ़ावा देने में मदद मिल सकता है अगर विकलांगों को शामिल किया जाए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर 1.3 अरब व्यक्ति जो है वो विकलांग है। तो इसी पे आगे कहा जाता है कि बहिष्करण की कीमत जो है वो दुनिया क्या लालची स्वभाव के कारण जो है वो विकलांग समूह को कार्य से बाहर रखकर देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। हमारा मानना है कि हर किसी को काम पर समान व्यवहार और अवसर पाने का अधिकार है। हमारे डीपीएसपी में भी ऐसा कहा जाता है। काम करने की क्षमता के अलावा किसी भी अन्य गुण की परवाह किए बिना जहां पे भी कार्य किया जाता है वहां पर किसी भी अन्य प्रकार के असमानता या भेदभाव किए बिना सभी को समान व्यवहार करने का अधिकार है अगर कोई भी कार्य क्षेत्र है। हालांकि वास्तविकता बहुत ही अलग है। वर्तमान रोजगार परिदृश्य बहुत ही सीमित है विकलांग व्यक्तियों के लिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए कम नौकरियां उपलब्ध हैं और रूढ़िवादी जो मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है जो विकलांगों को मुख्य धारा में आने से बाधित करते हैं, जो विकलांग लोगों के लिए श्रम बाजार तक पहुंच में और बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का भी सीधा उल्लंघन है, जो विकलांग व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण और धारणाओं को बदलने और सामाजिक विकास के आयाम से समावेशन को देखने की वकालत करता है। ठीक है, तो इसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है। ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो बनाया गया है विकलांगों के उत्थान के लिए, उसका भी कहीं ना कहीं उसके सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो विकलांगता समावेशन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और समावेशन के आर्थिक लाभ को पहचानने में निहित है। इसी के लिए विकलांगों का समावेशन बहुत ही आवश्यक है समाज में। अब देख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पे चुनौतियां क्या क्या है। तो मेनली जो यहाँ पे चुनौतियां हैं, सिंपली जो यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं उनका कोई भी नजर नहीं होता है। जो विकलांग व्यक्ति आगे भी बढ़ना चाहते हैं उनको जो आवश्यक साधन है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के पास विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाएं हैं और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के हिस्से के रूप में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट आईडी भी बनाई गई है। ठीक है, तो पहला कदम जो सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए जो संख्या को गिनने का था, तो इसके लाभों को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता। सबसे पहले जो भी सरकार द्वारा नए नए योजनाएं बनाए जाते हैं जो विकलांगों के उत्थान के लिए होते हैं, वो उनको जानकारी ही नहीं, तो वो अनभिज्ञ रह जाते हैं। ठीक है, अनजान रह जाते हैं। तो इसी की जागरूकता की आवश्यकता है, सबसे पहला कदम जरूरी है। और जो सामुदायिक नेताओं की क्षमता निर्माण से शुरू होता है, जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं या फिर जो विकलांगों के उत्थान के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पहल करने की आवश्यकता है जिससे विकलांगों के समूह का उत्थान हो सके, जो जमीनी स्तर पर इसकी वकालत करते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां विकलांग व्यक्तियों को अपने शहरी समकक्षों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी लोगों की अपेक्षा ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां शिक्षा और रोजगार तक उनकी पहुंच और भी सीमित हो जाती है। कुछ विकासात्मक योजनाएं भी उन्हें बाहर रखती है, उन्हें दान की वस्तु के रूप में देखा जाता है। ठीक है, उन्हें लगातार हमेशा समझा जाता है कि जो विकलांग है वो सिर्फ भीख मांग के ही जी सकता है, वो खुद से कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं शुरुआत जब हमने इस डिस्कशन का किया तो उसमें हमने स्टीफन हॉकिंस का जो एग्जाम्पल दिया है वो अपने आप में मिसाल है कि विकलांगता किसी का मोहताज नहीं है। अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी विकलांगता को अपना ताकत बना सकता है। आगे कहा जाता है कि न कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता रखने की ऐसी एजेंसियों वाले व्यक्तियों के रूप में, जहां पे निर्णय लेने की बात होती है वहां पे भी विकलांगों को पंक्ति के सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में रखा जाता है। तो इसमें सुधारने की आवश्यकता है और सामाजिक स्तर पे अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, अपनी प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च कृषि निर्भरता है और समुद्र के बढ़ते स्तर, स्वच्छ पानी और भोजन तक की पहुंच में कमी, तूफान, लू और बाढ़ से उत्पन्न होने वाली जलवायु आपदाओं के बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण स्तर की बात की जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों की। तो ग्रामीण लोग इन चुनौतियों की अग्रिम पंक्ति में है। तो गरीबी से बाहर निकलने के लिए
उत्पादक रास्ते बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को समाज और अर्थव्यवस्था के सक्रिय सदस्यों के रूप में मान्यता दी जाए, जिससे कि विकलांगता समावेशन के लिए नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि विकलांग समूहों को उत्थान का एक सही पहल किया जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वो योगदान दे सके। तो इसके उत्थान के लिए, विकलांगों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई, जैसे कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, महाराष्ट्र में महिला विकास निगम के सहयोग से स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को स्पार्क कहते हैं, याद रखिएगा कम से कम। अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी याद है तो इसके बारे में लिख सकते हैं। तो स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना को लागू किया गया। इस परियोजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को अग्रणी बनाया गया। सबसे इसका मुख्य कारण है जो योजना चलाई गई है, ये मेनली जो है विकलांगों के उत्थान को केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो विकलांग व्यक्तियों को अग्रणी बनाया गया है, जिन्हें गांव से पहचाना गया और विकलांगता समावेशन सुविधाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया गया। DIF मतलब कि डिसेबिलिटी इंक्लूसिव फंड विकलांगता समावेशन और समावेशन में आने वाली बाधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय स्तर पे पहल किया गया। उसके बाद विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए भी नए नए नियम बनाए गए। उसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ाव कर इन विकलांग समूहों का उत्थान का प्रयास किया जा रहा है स्पार्क के द्वारा, स्पार्क योजना के द्वारा। ठीक है, उसके बाद DIF डिसेबिलिटी इंक्लूसिव फंड, इसमें कहा जाता है कि विकलांग महिलाओं की पहचान करता है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मौजूदा स्वयं सहायता समूहों में मुख्य धारा में लाता है, जहां ये महिलाएं उद्यम शुरू करने के लिए धन तक पहुंचने में सक्षम होती है। तो स्पार्क परियोजना जो है वो सामाजिक से लेकर प्रशासनिक स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रति दृष्टिकोण में बदलाव में सक्षम है। इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है स्पार्क परियोजना का, जिससे सामाजिक स्तर पे विकलांगों के प्रति जो हमारा सोच है, प्रवृत्ति है, उसको बदला जा सके और विकलांगों को भी जो सरकारी योजनाएं बनाई जा रही है विकलांगों को उत्थान के लिए, उसको उसके प्रति जागरूक किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण लचीलेपन से लेकर विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल किए बिना सामाजिक न्याय का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करना दूर की कौड़ी है, मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। तो गरीबी, पोषण की कमी, उसके बाद भूख के बीच एक द्विदिशात्मक संबंध दिखता है और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समावेशी अवसर और रोजगार की आवश्यकता है। तो विकलांग व्यक्तियों के ऐतिहासिक हाशिए पर रहने, मतलब कि बहुत लंबे समय से, बहुत ही शुरुआत से ही, इतिहास से ही अगर देखा जाए तो विकलांगों की दशा जो है वो बहुत ही खराब रही है। ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति के पिछड़ने को देखते हुए प्रतिबद्धता, एकजुटता, वित्त पोषण और कार्रवाई में बुनियादी बदलाव महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि वैश्विक विकास एजेंडे के केंद्र में विकलांग व्यक्तियों की आवाज और जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, भारत लाखों विकलांग व्यक्तियों का घर है, कानून के तहत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध है? तो स्टेटमेंट एक है कि सरकारी स्कूलों में 18 साल की उम्र तक मुफ्त स्कूली शिक्षा, उसके बाद व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि का अधिमान्य आवंटन। तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जाता है सार्वजनिक भवनों में, रैंप का मतलब है कि सार्वजनिक भवनों में उपयोगिता के लिए बाधा रहित विकलांगों के लिए भवनों का उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है और पहला भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे इसीलिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा विकलांगता व्यक्ति PWD समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के द्वारा दिया गया है। इसका ये तीनों जो है स्टेटमेंट, ठीक है, इसीलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है। एक बार देख लीजिए, जैसे कि निशक्तता वाले प्रत्येक बच्चे को एकीकृत स्कूलों या विशेष स्कूलों में, जो स्पेशल स्कूल होता है खासकर विकलांगों के लिए, उसमें 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद विकलांग बच्चों के लाभ के लिए उचित परिवहन, वस्तु बाधाओं को हटाना, उसके बाद परीक्षा प्रणाली में संशोधन का पुनर्गठन सुनिश्चित करना, भूमि का आवंटन विकलांग लोगों के लिए घर, व्यवसाय, विशेष मनोरंजन केंद्र, विशेष स्कूल, अनुसंधान स्कूल, कारखानों के लिए विकलांगों के लिए रियायती दरों पर उपलब्धता किया जाए। उसके बाद सार्वजनिक भवन, रेलवे डब्बों, बसों, जहाज और हवाई एरोप्लेन से हम लोग जाते हैं,
उसमें भी विकलांग लोगों के लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है जिससे कि वो सक्षम हो सके इन चीजों का उपयोग करने में। ठीक है, तो इसी कारण इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ऑन रिक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री, मतलब कि अडल्ट्री को फिर से अपराध मानने पर सोचा जा रहा है, मतलब कि अडल्ट्री को फिर से अपराध मानने पर अभी सोच विचार किया जा रहा है। पिछले महीने जो है वो होम अफेयर्स की संसदीय अस्थायी समिति ने भारतीय दंड संहिता, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए निर्धारित 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों की जांच करते हुए लिंग के आधार पर जो एडल्ट्री है उसको अपराध घोषित करने की सिफारिश की जा रही है। ठीक है, इसी से संबंधित जो रिक्रिमिनलाइजिंग द एडल्ट्री, इसी से संबंधित हम लोग ये आर्टिकल पढ़ेंगे। एडल्ट्री मेनली जो है, अगर कोई विवाहित पति पत्नी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, और अगर हस्बैंड का किसी दूसरे महिला के साथ अवैध संबंध रहता है तो कहीं ना कहीं ये जो विवाहित संस्थान है, मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसका उल्लंघन है। इसी संबंधित इसी को कहा जाता है एडल्ट्री। इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 2018 में भेदभाव सहित कई आधारों पर सर्वसम्मति से एडल्ट्री को ही व्यभिचार भी कहा जाता है, तो एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो समिति ने तर्क दिया कि एडल्ट्री को लिंग तटस्थ तरीकों से इस आधार पर अपराध घोषित किया जाना चाहिए कि विवाह संस्थान की, इसी के कारण यहाँ पे कहा जाता है कि विवाह संस्थान की पवित्रता की रक्षा एक महत्वपूर्ण रहे। इसी के लिए विपक्षी सांसदों ने इस दावे का खंडन किया कि यह विवाह को एक संस्कार के स्तर पर बढ़ाने के लिए बहुत ही पुराना सिद्धांत है और राज्यों को जोड़ने के निजी जीवन में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा विपक्ष के द्वारा कहा गया था जब एडल्ट्री को हटाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में जो अमित शाह हैं, अभी वर्तमान समय में होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो पैनल ने एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटाया है। धारा 377 को बहाल करने का सुझाव दिया गया है अभी होम अफेयर्स के संसदीय अस्थायी समिति के द्वारा। ठीक है, तो इसको आगे देख लेते हैं। तो इसका मुख्य विचार क्या है, ऐसा क्यों सोचा जा रहा है कि इसको फिर से क्रिमिनलाइज किया जाए, इस पे फिर से पाबंदियां लगाई जाए। तो गृह मामलों की संसदीय समिति ने भारतीय न्याय संहिता जो नया बन रहा है BNS 2023 में व्यभिचार मतलब कि एडल्ट्री को एक आपराधिक अपराध के रूप में फिर से शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि आईपीसी को बदला जा रहा है BNS के द्वारा, जो 1860 को बदलने के लिए बनाया गया कानून है। तो समिति की सिफारिश ने ऐसा कहा है कि एडल्ट्री की कानून जो है वो स्थिति और संवैधानिक अधिकारों और लैंगिक समानता पर इसके प्रभाव पर बहस छेड़ देता है। तो भारत में जो एडल्ट्री है उसको अपराध मुक्त क्यों कब से किया जा रहा है, तो आईपीसी जो 1860 में बनाया गया उसमें कहा जाता है एडल्ट्री के बारे में कि 2018 तक आईपीसी की धारा 497 जो है वो एडल्ट्री को एक आपराधिक अपराध के रूप में परिभाषित करती थी, जिसमें केवल पुरुषों को व्यभिचारी संबंध में शामिल होने के लिए दंडित किया जाता था। इसी कारण इसे हटा दिया गया, कहीं ना कहीं ये लैंगिक असमानता को प्रस्तुत करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि आया जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 के मामले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव और मौलिक अधिकारों को उल्लंघन का हवाला देते हुए सर्वसम्मति से धारा 497 को रद्द कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ ये पुरुषों द्वारा ही दंडित नहीं होंगे, महिलाएं भी इसमें बराबर की भागीदार, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें संसदीय समिति की जो सिफारिशें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे लिंग तटस्थता, इसी की बात हम लोग कह रहे थे। जो समिति है वो एडल्ट्री को एक आपराधिक अपराध के रूप में बहाल करने, लेकिन इसे लिंग तटस्थता बनाने का सुझाव देती है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए लागू करने की बात की जा रही है। उसके बाद विवाह की पवित्रता की रक्षा की जाए, जिसे समिति में कहा जाता है, जिसमें समिति का तर्क दिया जाता है कि विवाह की पवित्रता की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और एडल्ट्री को अपराध घोषित करना भी उचित है। तो कानूनी और संवैधानिक निहितार्थ क्या है, तो भेदभाव और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। जोसेफ साइन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने धारा 497 की भेदभावपूर्ण प्रकृति और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के उल्लंघन पर प्रकाश डाला। महिलाओं की स्वायत्ता, फैसले में महिलाओं की स्वायत्ता और गरिमा पर जोर दिया गया, यह कहते हुए कि पतियों के पास अपनी पत्नियों पर कानूनी संप्रभुता नहीं है। ठीक है, गोपनीयता और वैवाहिक क्षेत्र, एडल्ट्री एक आपराधिक अपराध के रूप में वैवाहिक क्षेत्र की गोपनीयता में हस्तक्षेप करता है, जिसे तलाक के लिए एक आधार के रूप में छोड़ देना बेहतर है।
आगे कहा जाता है न्यायालय ने धारा 497 को विक्टोरिया नैतिकता का अवशेष माना है, मतलब कि ब्रिटिश काल का जो कानून था जो महिलाओं को अपने पतियों की संपत्ति और उसी के रूप में समझता था। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे ये सारी चीजें दी जा रही है, समितियों का तर्क। तो क्या पलटा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो ही वर्तमान समय जो सुप्रीम कोर्ट जो 2018 में कह दिया था कि एडल्ट्री जो है वो रद्द कर दिया गया था, उसे फिर से लागू किया जा सकता है। तो संसद का क्या अधिकार है? हालांकि संसद सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट नहीं सकता है, लेकिन वह ऐसा कानून पारित कर सकती है जो अदालत के फैसले के आधार को संबोधित करता है। उसके बाद वैधीकरण विधान, संसद जो है वैधीकरण कानून बना सकती है जो उन परिस्थितियों को बदल देता है जिसके तहत अदालत का फैसला सुनाया गया था। इससे क्या होगा कि कानूनी परिदृश्य प्रभावी रूप से बदल सकता है। तो निष्कर्ष क्या है, जो एडल्ट्री को एक आपराधिक अपराध के रूप में फिर से शुरू करने का जो बहस चल रहा है उसमें कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ भी देखा जाना आवश्यक है। यह भारतीय कानून और समाज के ढांचे के भीतर व्यक्तिगत अधिकारों, लैंगिक समानता और विवाह की पवित्रता की सूक्ष्मता से जांच करने की मांग भी करता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो एडल्ट्री को फिर से आपराधिक मानने की जो चर्चा चल रही है वर्तमान समय में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं, इसे समझ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है व्याभिचार मतलब कि एडल्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट एक है जिसमें कहा जाता है एडल्ट्री एक नागरिक के लिए गलत है और तलाक के लिए एक आधार हो सकता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है आईपीसी की धारा 497 अन्यायपूर्ण और महिलाओं के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये भी सही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये दोनों सही है। तो इसी के कारण यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि अदालत ने कहा है कि धारा 497 महिलाओं को सम्मान एवं समान अवसरों के अधिकार का उल्लंघन करती है तथा उन्हें अपने पसंद चुनने से वंचित करती है। इसी कारण धारा 497 को 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो धारा 497 जो है वो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस प्रावधान पर जारी रहने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि डिस इन्फॉर्मेशन इज अ मेजर थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब कि दुष्प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा खतरा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एन राम ने रविवार को कहा कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार को बढ़ावा और हथियार बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र और मीडिया की विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ी चुनौती और खतरा है। ठीक है, चीन के ग्वांगजो में आयोजित 5वें विश्व मीडिया शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा WMS, इसे कहा जाता है वर्ल्ड मीडिया समिट, के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए श्री राम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुष्प्रचार, जो कि इसको कहा जाता है मिस इन्फॉर्मेशन, दो प्रमुख क्षेत्र है जिसमें प्रमुख और संभावित विघटनकारी चुनौतियां जो है वो मीडिया के लिए अवसर बन सकती है। अच्छा करें, खुद को नए तरीके से सशक्त बनाएं और निरंतर विकास का मार्ग अपनाएं। तो इसी के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले खुद को जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप सुरक्षित रह सके, इन खतरों से बच सके। मीडिया संगठन के भीतर यह व्यापक रूप से समझा जाता है कि पत्रकारिता के साथ साथ मीडिया व्यवसाय जो है वो संचालन के लिए AI के अनुप्रयोग और निहितार्थ प्रमुख और परिवर्तनकारी होंगे। लेकिन यह एहसास भी बढ़ रहा है कि बाजार में AI मॉडल जो है आखिरकार एक भविष्यवाणी इंजन है। ठीक है, मतलब कि वो कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर ले रहे हैं, जो अतीत से सीख रहे हैं। ठीक है, तो श्री राम ने कहा कि वे तथ्यों को गढ़ने और संदर्भ और लिंक बनाने के लिए भी जाने जाते हैं और उन्हें झूठी छवि और लेखन बनाने के लिए भी हेरफेर किया जा सकता है। इसके अलावा वे मौजूदा पूर्वाग्रहों को कायम रख सकते हैं और इस आशाजनक लेकिन अभी जो वर्तमान समय में बदलते विश्व की प्रवृत्ति है उसमें भी बदलाव ला सकते हैं मीडिया का दुरुपयोग करके। आगे कहा जाता है मीडिया की विश्वसनीयता खतरा में है, क्यों? तो उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है और विषाक्त अनेक प्रकार के गलत सलत न्यूज जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। विषाक्त दुष्प्रचार के खतरे का मुकाबला करने से जो पेशेवर पत्रकारिता के पास अपनी अपरिहार्यता और सामाजिक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर है। इसी के लिए यहाँ पे जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। तो विघटनकारी जो प्रौद्योगिकियों का उद्भव, और यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो ये समिट हुआ है वर्ल्ड मीडिया समिट, उसी में कहा जाता है कि ये जो दुष्प्रचार की समस्या है उसको सबसे मुख्य विषय बनाया गया है।
तो WMS पहली बार 2009 में आयोजित किया गया था, जिसे चीन की सिन्हुआ समाचार एजेंसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में एसोसिएट प्रेस, यूके स्थित रॉयटर्स, उसके बाद फ्रांस में प्रेशे, रूस की TASS समाचार एजेंसी, जापान की, यहाँ पे सभी एजेंसियों की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी में भाग लिया गया 103 देशों में 197 मीडिया संगठनों के द्वारा भाग लिया गया WMS में, मतलब कि वर्ल्ड मीडिया समिट। और इसका जो प्रमुख मुद्दा था, जो डिस इन्फॉर्मेशन है, दुष्प्रचार की समस्या है, वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता खराब करा है मीडिया की, उसी पे चर्चा की जा रही थी, जिसमें 197 मीडिया संगठनों ने भाग लिया है। तो वैश्विक संचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के अफसर महासचिव मेलिसा फ्लेमिंग ने कहा कि WMS ने ऐसे समय में एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है जब दुनिया भर में मीडिया जो है वो भारी चुनौतियों और राजनीतिक और आर्थिक हमले का सामना कर रही है। बढ़ती खबरों से परहेज। उन्होंने कहा कि राइटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सर्वेक्षण से पता चला है कि पारंपरिक मीडिया में खबरों से परहेज बढ़ गया है, मतलब कि जितने भी जो मीडिया का ऑफिशियल चैनल है, न्यूज का ऑफिशियल चैनल है, उससे लोग दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा लोग निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे कि जो न्यूज हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड रहते हैं और पारंपरिक मीडिया पर भरोसा कम हो रहा है, जबकि सोशल मीडिया का प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि इन प्लेटफॉर्म पर तथ्यों की तुलना में झूठ ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, दुष्प्रचार, षड्यंत्र, नफरत भरी सूचना, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र को विषैला बना रहे हैं, उसके बाद सार्वजनिक संस्थानों में अविश्वास पैदा कर रहे हैं और नए संवाद बनाने के बजाय विवाद पैदा कर रहे हैं। तो इसी के लिए नए नए कदम उठाने की बात की जा रही है। जैसे 4 वैश्विक समाचार एजेंसियों सिन्हुआ, रॉयटर्स, AP और AFP ने शिखर सम्मेलन के मौके पर एक सहयोग तंत्र स्थापित करने पर चर्चा की। उसके बाद सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अध्यक्ष फुआ ने कहा कि वैश्विक मीडिया उद्योग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि तकनीकी नवाचार जो उद्योग को नया आकार दे रही है और जो फेक न्यूज है उसका प्रसार कर रही है। तो ऐसी चुनौतियों, इसका सामना केवल मीडिया संगठन ही कर सकता है, एक साथ एकजुट होकर, ठीक है। तो यह देखते हुए कि समाचार की खपत कम हो रही है जबकि समाचार की थकान बढ़ रही है, ठीक है। इसी में कहा जाता है, न्यूज कंजप्शन वाज फॉलिंग व्हाइल न्यूज फटीग वाज इंक्रीजिंग। राइटर्स एजेंसी के एक प्रमुख शू ब्रुक्स ने कहा कि टिकटॉक अब दुनिया भर में 18 से 24 वर्ष के लगभग आधे लोगों तक पहुंच रहा है, जिसमें से 20% अपने समाचार उपयोग के लिए टिकटॉक की ओर रुख करते हैं। उन्होंने कहा, कभी भी हमारे काम की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं रही और कभी भी दाव इतना ऊंचा नहीं रहा, ठीक है, इतना ज़्यादा फायदा भी नहीं हुआ। तो यही बताया जा रहा था, जो डिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, इसी के लिए WMS जो वर्ल्ड मीडिया समिट किया गया है, इसमें जो मुख्य समस्या है मिस इन्फॉर्मेशन का है, इसको कम करने के लिए एक सहयोगी संगठन बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, जिससे कि जो सोशल मीडिया की विश्वसनीयता है, सोशल मीडिया पे स्प्रेड जो न्यूज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो न्यूज चैनल है उसकी विश्वसनीयता पे हमला कर रहा है, उसकी विश्वसनीयता खराब हो रही है। तो इसके लिए एक सही तरीके का पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल किया जा सके, खास न्यूज की विश्वसनीयता के लिए, ठीक है। तो इसी संबंधित ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।